हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति इनसाइट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और रीड की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज जो मैं लेके आई हूँ वो सीटीपी की क्लास नहीं है। मैंने सोचा आपको हिंदी के कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ हैं वो करवा दिए जाएँ, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। और जो टॉपिक होते हैं वो कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं, क्योंकि जितना सिलेबस है उसी के अंतर्गत सब आता है। तो मैंने सोचा कि आपको पीवाईक्यूज़ के थ्रू मतलब पीवाईक्यूज़ करवा दूं, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप टॉपिक को तैयार कर लें। ठीक है, क्योंकि अब समय बचा नहीं है कि आपको डिटेल से टॉपिक कराए जाएँ। तो इसीलिए जो है मैंने सोचा कि पी वाई क्यूज़ ही इम्पॉर्टेंट है, और इस वक्त आप जितना भी पी वाई क्यूज़ लगाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने पहला क्वेश्चन है, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो कह रहा है कि भाषा कौशलों में से अभिव्यक्ति कौशल है। तो भाषा कौशलों में से अभिव्यक्ति कौशल है, ये पूछ रहा है। क्या है? सुनना और बोलना, लिखना और पढ़ना, ऑप्शन सी बोलना और लिखना, ऑप्शन डी पढ़ना और बोलना। तो अभिव्यक्ति कौशल से क्या तात्पर्य है यहाँ पे? तो जैसे कि सुनना और बोलना है ना, ऑप्शन ए जो है वो सुनना और बोलना है, ऑप्शन बी है लिखना और पढ़ना है, ऑप्शन सी जो है वो बोलना और लिखना है, ऑप्शन डी पढ़ना और बोलना है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ जो अभिव्यक्ति से तात्पर्य है वो है आपका ऑप्शन सी बोलना और लिखना। अभिव्यक्ति से मतलब है जो हम अपने खुद से विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो जैसे लिख के विचार व्यक्त कर सकते हैं ना, और जो है बोल के अपने विचार हम व्यक्त कर सकते हैं, सामने वालों तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बोलना और लिखना, जो कि अभिव्यक्ति कौशल है। ठीक है, और आगे हम चलेंगे। क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ भी है आंसर सी दिया हुआ है। और अगर हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो कह रहा है कि अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है। अनुलेख, माफ करिएगा, अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है। तो यहाँ पे अनुलेख की बात हो रही है, तो ऑप्शन ए है श्रवण, ऑप्शन बी है आपका वाचन, ऑप्शन सी है लेखन, और ऑप्शन डी है वादन। तो यहाँ अनुलेख की बात हो रही है, तो अनुलेख से पता ही चल गया होगा, अनुलेख सुलेख है ना। तो यहाँ पे जो अनुलेख है वो आपका लेखन से संबंधित हो जाएगा, जो कि उत्तर नंबर सी है आपका। ठीक है, अब अगर हम आगे चलेंगे, ये देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन सी ही दे रखा है, अनुलेख मतलब लेखन से संबंधित। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेसिक से। और अगर आप मतलब बेसिक तो होता है, लेकिन कभी रिवीजन की आवश्यकता तो पड़ती ही है। तो पीवाईक्यूज़ के माध्यम से ही मैंने सोचा आपका रिवीजन भी करा दिया जाएगा, और पता भी चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल प्रीति इनसाइट एकेडमी पे जो है अपलोड कर दूँगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है लिंगुआ फोन रिकॉर्ड प्लेयर किस प्रकार की अधिगम सामग्री है। तो यहाँ लिंगुआ फोन रिकॉर्ड प्लेयर की बात हो रही है। तो इसके ऑप्शन क्या होते हैं देखते हैं। प्रक्षेपक सामग्री, ऑप्शन बी होगा यहाँ पे दृश्य शब्द सामग्री, और ऑप्शन सी होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी ऊपर नीचे चला गया, माफ करिएगा इसके लिए, दृश्य सामग्री, ऑप्शन डी है श्रव्य सामग्री। तो यहाँ पे जो लिंगुआ फोन है वो किससे संबंधित है, यही पूछ रहे हैं। रिकॉर्ड, जो कि एक रिकॉर्ड प्लेयर है। तो इसका तो लिंगुआ फोन की यहाँ पे बात हो रही है, जो कि एक रिकॉर्ड प्लेयर है। तो रिकॉर्ड प्लेयर है तो जो कि श्रव्य संबंधित हो सकता है, ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, श्रव्य सामग्री है क्योंकि रिकॉर्ड प्लेयर है ना। तो ये देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन डी ही दे रखा है आपके सामने। अब अगर हम वही बात करें तो सस्वर वाचन का गुण है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सस्वर वाचन का गुण है। तो क्या गुण है, चलिए देखते हैं ऑप्शन इसके। तो ऑप्शन ए है अस्पष्ट उच्चारण, ऑप्शन बी है क्षिप्रता, ऑप्शन सी है उचित ध्वनि निर्गम, ऑप्शन डी है अस्वाभाविकता। ठीक है, तो जो सस्वर वाचन है, सस्वर वाचन का गुण है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में।
इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, उचित ध्वनि निर्गम, जो कि सस्वर वाचन का गुण है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। अब वही अगर हम आगे चलेंगे, ये देखिए यहाँ भी आंसर इसका दिया हुआ है, ऑप्शन सी है। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वो कह रहा है कि मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन है। तो उपयुक्त कथन यहाँ पे पूछा गया है, जो कि मौखिक मूल्यांकन के संबंध में पूछा गया है। तो मौखिक मूल्यांकन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन बी है मौलिक मूल्यांकनकर्ता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। ऑप्शन सी है मौखिक मूल्यांकन में समूह निष्ठा अधिक होनी चाहिए, कैसा है। ऑप्शन डी है मौलिक मूल्यांकन में विद्यार्थियों को आत्मव्यक्ति के अवसर कम मिलने चाहिए, कैसा है, नहीं। चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। तो मौखिक मूल्यांकनकर्ता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। तो जो मौखिक मूल्यांकन है, तो इसका जो आंसर है इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मौखिक मूल्यांकनकर्ता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए, जो कि यहाँ पे भी दे रखा है। ये देखिए ऑप्शन बी है ना। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने कि भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो परामर्श कक्ष, श्रवण कक्ष, नियंत्रण कक्ष या विश्राम कक्ष। तो भाषा प्रयोग के अनुभाग में कौन सा सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए है परामर्श कक्ष, ऑप्शन बी है श्रवण कक्ष, ऑप्शन सी है नियंत्रण कक्ष, ऑप्शन डी है विश्राम कक्ष। तो चलिए, तो जैसे कि आपको मतलब जो है समझ में आ ही गया होगा कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे सम्मिलित नहीं है पूछा गया है, क्योंकि नहीं और है में बहुत गलतियाँ होती हैं पेपर के दौरान। कई क्वेश्चन तो इसी चक्कर में गलत हो जाते हैं कि नहीं पूछा है और हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसको जो लास्ट की लाइन है ये बहुत ही मतलब जो है ध्यान से पढ़िएगा और 2-3 बार तो क्वेश्चन पढ़ ही लीजिएगा। अगर टाइम आपके पास रहता है तो कोशिश करिएगा इस वीक में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो परामर्श कक्ष रहेगा, और ऑप्शन बी है श्रवण कक्ष भी रहेगा, ऑप्शन सी नियंत्रण कक्ष भी रहेगा, लेकिन ऑप्शन डी यहाँ पे विश्राम कक्ष नहीं रहेगा। तो ये नहीं रहेगा पूछा गया है, तो ये नहीं रहेगा ही होगा। ठीक है, यहाँ भी ऑप्शन आपका डी ही दिया गया है। वही अगर हम क्वेश्चन 7 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन की यह परिभाषा किसकी है। तो मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। तो यह मूल्यांकन की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो चलिए देखते हैं किसके द्वारा दी गई है। ऑप्शन ए है इसका माइकेलिस, ऑप्शन बी है सीसी रॉस, ऑप्शन डी है ब्लूम, और ऑप्शन जो सी है इसका वो रहेगा आपका राइट स्टोन। तो बताइए इसमें से किसने दी है, जो कि मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है, किसने ये बात कही है। तो यहाँ पे जो ये परिभाषा दी गई है वो आपकी माइकेलिस के द्वारा दी गई है। ठीक है, माइकेलिस के द्वारा दी गई है, जो कि मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो यह परिभाषा जो है माइकेलिस के द्वारा दी गई है। अब अगर हम वही बात करेंगे तो ये देखिए यहाँ भी ए है, तो आप देख लीजिएगा। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विद्यार्थी की सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए करवाए जाने वाला शिक्षण कहलाता है। तो यहाँ पे विद्यार्थी की सीखने से संबंधित कठिनाइयाँ जो आती हैं उनको दूर करने के लिए या करवाए जाने वाला शिक्षण कहलाता है। तो क्या शिक्षण कहेगा, कौन सा होगा इसमें से देखिए। ऑप्शन ए सूक्ष्म शिक्षण, ऑप्शन बी ब्लॉक शिक्षण, ऑप्शन सी अभ्यास शिक्षण, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आप इसका आंसर दीजिए तब तक। इसका आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा, क्योंकि जो है विद्यार्थी की सीखने संबंधित कठिनाइयों को दूर करने वाला जो करते हुए करवाया जाने वाला शिक्षण है, तो इनमें से कोई नहीं है। ना ही सूक्ष्म शिक्षण, ना ब्लॉक है, ना अभ्यास है, ना कोई है। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। अगर वही क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे हम, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष है। तो देखिए पेपर तो आता है बेसिक है, ठीक है, बेसिक आता है पेपर, और जो है
अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, क्योंकि इसमें ये होता है ना कि बहुत लोग फेल होते हैं। तो मैंने ये देखा है सीटेट के दौरान भी, जो लोग सीटेट देते हैं वो देखते हैं कि कितने कम लोग पास होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जितने लोग बैठे हैं उनको कुछ आता ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब अपने अपने लेवल पे एक से बढ़ के धुरंधर होते हैं, और बीएड तक जो पहुंचता है तो हम ये कहना मतलब ये कहना व्यर्थ है कि उस बालक को या बालिका को या भावी शिक्षक को कुछ आता नहीं, लेकिन फिर भी लोग फेल हो जाते हैं। तो फेल होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम जो है अपने जो कॉमन सेंस है या आसपास की चीज़ें हैं उनको ऑब्जर्व नहीं करते हैं, या कॉमन सेंस नहीं लगाते हैं, या जो है हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, तो इसी वजह से क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं। तो खैर हम आते हैं क्वेश्चन 9 पे। तो ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से पेपर करिएगा तो आराम से पेपर आपका हल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो कह रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष है। तो यहाँ पे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष पूछा गया है। इसमें ऑप्शन ए कह रहा है कि इसमें विद्यार्थियों का निरंतर मूल्यांकन होता रहता है। तो क्या ये दोष हो जाएगा? ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को अपनी कमियों का निरंतर ज्ञान होता रहता है। इसमें अभिभावकों को विद्यार्थियों की निरंतर प्रगति की जानकारी होती है। या प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कम हो। तो यहाँ पे दोष क्या है, चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर आप दीजिए कि इसका दोष क्या होगा। तो इसका जो सततम व्यापक मूल्यांकन का दोष है, तो फिर से एक बार ये पढ़ देते हैं क्योंकि ये थोड़े ऑप्शन इसके बड़े हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि इसमें विद्यार्थियों का निरंतर मूल्यांकन होता है, तो ये तो अच्छी बात है, इसमें दोष कहाँ से दिख गया। तो ऑप्शन बी कह रहा है कि विद्यार्थियों को अपनी कमियों का निरंतर ज्ञान होता रहता है, ये भी अच्छी बात है। अगर इंसान को अपनी कमियां या बालक को अपनी कमियां निरंतर पता चलती रहेंगी तो उसमें निरंतर सुधार भी करता रहेगा, सीधे सीधे मतलब साथ साथ। और वही ऑप्शन सी कह रहा है कि इसमें अभिभावकों ऑप्शन सी कह रहा है कि इसमें अभिभावकों को विद्यार्थी की निरंतर प्रगति की जानकारी होती है। तो ये भी अच्छी बात है कि अभिभावकों को जो है विद्यार्थी की निरंतर प्रगति की जानकारी होती है, मतलब पेरेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, उनको पता होता है कि मेरा बच्चा किस चीज़ में अच्छा है और किस चीज़ में थोड़ा सा मतलब कम अच्छा है। तो कहने का मतलब है कि ऐसा कोई भी बालक नहीं होता है जिसे कुछ नहीं आता हो, ऐसा कुछ नहीं। बालक जैसे कहते नहीं कि बालक जो है जन्मजात कुछ ना कुछ लेके आते हैं ना, तो उसको खोजना होता है, उसकी खोज करनी होती है जो कि एक शिक्षक करता है। तो इसलिए जो है बालकों को मतलब इसमें जो है कि अभिभावकों को विद्यार्थी की निरंतर प्रगति की जानकारी होती है। तो इसमें ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इसीलिए कराया जाता है कि शिक्षक को और बालक को और अभी उनके अभिभावकों को पता होनी चाहिए कि बच्चे किस में अच्छे ज़्यादा हैं और किस में उन्हें सुधार की आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो दोष नज़र आ रहा है, तो यह प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कम हो, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। तो ये जो है एक दोष हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये एक सबसे बड़ा दोष हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे होंगे तो मतलब जो है थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो यही एक आपका दोष दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा आपका, ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे हम, जो कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये रहा कि उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है। तो उपलब्धि परीक्षण की बात की जा रही है कि निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन ए सी है 4, माफ़ करिएगा, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 4। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 10वां है वो कह रहा है कि उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो है उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के पदों का प्रयोग जितने होता है वो पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन आपका बी है 3, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है 4। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो आपका डी होगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो 4 पदों का प्रयोग किया जाता है, वही अगर हम ये देखें यहाँ भी वही दिया है। अगर हम वही बात करेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे कि किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन। यहाँ पे सत्य कथन पूछा गया है, देखिए ध्यान दीजिएगा। सत्य कथन पूछा गया, तो ये ऑप्शन ए कह रहा है कि यह एक अमनोवैज्ञानिक प्रणाली है। ऑप्शन बी कह रहा है कि यह उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है। ऑप्शन सी कह रहा है कि कुक महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप प्रदान किया है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती है। तो यहाँ पे कौन सा होगा जो सत्य होगा?
तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका, जो कि सत्य पूछा गया है, तो सत्य की ओर हम चलेंगे। तो सत्य जो कि पूछा गया है कि मतलब किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यह एक मनोवैज्ञानिक प्रणाली है, नहीं, नहीं कह सकते हैं। यह उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। और सी कह रहा है कि यह प्रणाली जो है कुक महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप प्रदान किया, क्या ऐसा है, नहीं। तो ऑप्शन जो डी है वो सही है इसका आंसर, जो कि भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन डी, आंसर नंबर डी होगा इसका। और किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन थे वो आप बताएंगे कमेंट करके। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़े जा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन होगा उत्तर वो होगा आपका डी, ठीक है। ये देखिए यहाँ भी दे रखा है। अब अगर हम आगे चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपके सामने कि क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम से दी जा सकती है। तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम से दी जा सकती है। तो ऑप्शन है केवल किताबी ज्ञान से, ऑप्शन बी सामाजिक पर्यावरण से, ऑप्शन सी है प्रगति सूचक लेखा चित्र से, ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं। तो कैसे दी तो यहाँ पे जो है शिक्षा प्रणाली, जो बेसिक शिक्षा प्रणाली है, इसमें भाषा की शिक्षा कैसे किसके माध्यम से दी जा सकती है। तो जो बेसिक शिक्षा प्रणाली है वो जो है सामाजिक और पर्यावरण से दी जा सकती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। वही हम आगे चलें तो यहाँ पे भी देखिए बी ही दिया हुआ है। वही अगर हम आगे चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली की सीमा क्या है। तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली की सीमा यहाँ पे पूछी गई है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि इसमें विद्यार्थियों को उस भाषा के तत्वों का ज्ञान प्रभावी रूप से करवाया जा सकता है। ऑप्शन बी कह रहा है इसमें विद्यार्थी को भाषाई कौशल में दक्ष किया जा सकता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि इसमें वैयक्तिक शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। ऑप्शन डी कहता है कि यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा यहाँ पे कि ऑप्शन डी होगा, जो कि ये कह रहा है कि यह शिक्षा प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है, जो कि सही है, ठीक है। ये जो है सीमा है इसकी, ठीक है। और वही हम आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। ये देखिए यहाँ भी डी ऑप्शन दे रखा है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे, जो कि कह रहा है कि इनमें से कौन सा परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है। तो यहाँ पे परिवीक्षित अधिगम अधिगम अध्ययन अधिगम उपागम की बात की जा रही है। परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है अध्ययन कार्य का आवंटन, ऑप्शन बी है अध्ययन हेतु निर्देशन, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों द्वारा स्वाध्याय एवं शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन, ऑप्शन डी है यहाँ पे कलात्मक परियोजना। तो आप बताएं यहाँ पे कि जो है इसका क्या आंसर होगा। तो जो आंसर इसका होगा, इसका जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन होगा इसका डी, ठीक है। इसका जो आंसर होगा कलात्मक परियोजना। क्या है इसका क्वेश्चन, इनमें से कौन सा परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है। तो जो कलात्मक परियोजना है वो इसका सोपान नहीं है। बाकी जो है अध्ययन कार्य आवंटन है, अध्ययन हेतु निर्देशन है, विद्यार्थियों द्वारा स्वाध्याय एवं शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन है, लेकिन कलात्मक परियोजना नहीं है, ठीक है। ये देखिए यहाँ भी आंसर डी ही दिया गया है। अब यही बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 की, जो कि कह रहा है कि सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराएं। उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थियों हेतु कही गई है। तो प्राथमिक स्तर के, माध्यमिक स्तर के, उच्च प्राथमिक स्तर के या उच्च माध्यमिक स्तर के। तो यहाँ पे बात हो रही है कि सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों को, है ना, यहाँ पे सरल और समान आकृति के वर्णों की बात की जा रही है। लिखवाना प्रारंभ कराएं। उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थियों हेतु कही गई है। तो किस जो स्तर के बच्चे हैं उनको सरल और समान आकृति के वर्णों को करवाया जाता है। तो प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर या उच्च माध्यमिक स्तर। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा आपका ए, ऑप्शन ए, ठीक है, प्राथमिक स्तर पे।
वही अगर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, देखिए यहाँ भी ऑप्शन ए ही दे रखा है। वही अगर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, जो कि कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16 है और कह रहा है कि उस शिक्षा शास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने कहा था कि स्कूल एक बाग है, अध्यापक माली और बच्चे पौधे के समान हैं। तो किसने कहा था? ऑप्शन ए वॉशबर्न ने कहा था, ऑप्शन बी ड्रेकाली ने कहा था, ऑप्शन सी फ्रोबेल ने कहा था, ऑप्शन डी मॉन्टेसरी ने कहा था। तो यहाँ पे बात हो रही है कि स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली और बच्चे पौधे के समान है। तो यहाँ पे जो ये बात कही वो फ्रोबेल ने कही है, और किंडरगार्टन पद्धति के जनक भी फ्रोबेल ही हैं, जो कि कहे जाते हैं। बाकी आप कमेंट करके बताइए क्या फ्रोबेल ही होंगे किंडरगार्टन के जनक, किंडरगार्टन पद्धति के जनक। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात ये कही है कि स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली और बच्चे पौधे के समान हैं। ठीक है, तो ये फ्रोबेल ने कहा है। और यहाँ पे भी सी आंसर दिया गया है। वही अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें आपके सामने, तो राष्ट्रपति महात्मा गांधी द्वारा परिवर्तित बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। तो यहाँ पे प्रमुख सिद्धांत पूछा गया है। व्यक्तिगत विभिन्नता पर बल देना, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है कक्षा के स्थान प्रयोगशाला में शिक्षण देना, ऑप्शन सी है मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन है डी है खेल के माध्यम से शिक्षा देना। तो यहाँ पे जो सी है वो इसका आंसर होगा। बिना देरी किए हुए मैं आपके सामने आंसर बताए दे रही हूँ कि यहाँ पे जो आंसर होगा वो सी होगा, जो कि बेसिक शिक्षा में मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए आपका आंसर सी ही है। अब वही क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? तो ऑप्शन ए है शुद्धवर्तनी, ऑप्शन बी है सुलेख, ऑप्शन सी है सुतलेख और ऑप्शन डी है अभु आशु भाषण। तो यहाँ पे बोलने की योग्यता से बात की गई है। तो यहाँ पे बोलने से संबंधित बात, योग्यता की बात की गई है। तो जो बोलने की योग्यता से संबंधित है वो है आपका आशु भाषण, जो कि हम आशु भाषण मतलब होता है, आशु मतलब होता है तत्काल, है ना। आशु भाषण मतलब जो तत्काल बोलते हैं, उससे जो है बोलने की योग्यता से ली गई है कि हाँ ये बालक जो है, अगर कोई टॉपिक दो उसको तो तत्काल उस पर प्रतिक्रिया करता है, बोलता है, तो कहा जाता है कि बोलने में योग्य बालक है। ठीक है, वही अगर हम क्वेश्चन 19 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? तो क्वेश्चन हमें लग रहा है वही क्वेश्चन दो बार जो है टाइप कर दिया गया है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो यहाँ पे फिर से आप बोलने की योग्यता आशु भाषण होगा आंसर, इसका पता ही है आपको। वही अगर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें हम, तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि रेडियो अधिगम सामग्री है। तो रेडियो अधिगम सामग्री है, ऑप्शन ए 10 से अधिगम सामग्री, ऑप्शन बी 26 से अधिगम सामग्री, ऑप्शन सी श्रव्य अधिगम सामग्री, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो जो रेडियो अधिगम सामग्री है, आप लोग के यहाँ भी होगा रेडियो, अगर नहीं है तो मतलब अपनी दादी या अपने घर में पूछिएगा या गूगल करिएगा और बताइएगा कि जो है ये कैसा होता है। तो यहाँ पे तो मैं आपको उत्तर बता दूंगी कि जो रेडियो होता है वो श्रव्य मतलब सुनने वाली अधिगम सामग्री है। ठीक है, अच्छा आपके लिए एक क्वेश्चन है जो कि कमेंट करके बताइएगा कि दृश्य और श्रव्य अधिगम सामग्री जो है वो कौन सी होगी। ठीक है, तो आप बताइएगा कमेंट करके कि दृश्य श्रव्य अधिगम सामग्री कौन सी होगी, उसका नाम बताइएगा, कोई एक का नाम बताइएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। वही हम ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 पे जाएंगे कि ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है। तो यहाँ पे जो आपसे पूछा जा रहा है कि ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए है कौशलात्मक उद्देश्य, ऑप्शन बी है सृजनात्मक उद्देश्य, ऑप्शन सी है रसात्मक उद्देश्य, ऑप्शन डी है ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ज्ञानात्मक उद्देश्य। ठीक है, क्योंकि ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना है ना, तो ये तो ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, और ये देखिए यहाँ भी आंसर डी ही दिया है। और क्वेश्चन नंबर 22 है जो कि कह रहा है कि शिक्षक श्यामपट्ट कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं उसी प्रकार अक्षर बनाएं। यह विधि है पेस्टोलॉजी विधि, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है
अनुकरण विधि, ऑप्शन सी है मॉन्टेसरी विधि, ऑप्शन डी है जे कांट विधि, है ना। तो ये जे कांट होगा। कांट में लिख दे रही हूँ, तो यहाँ पे जे कांट विधि है। तो आप बताएं। फिर से एक बारी मैं क्वेश्चन दोहरा दे रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन 22 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है कि शिक्षक शामपट्ट कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उसके नीचे स्वयं उसी प्रकार अक्षर बनाएं। तो यह विधि कौन सी है, आपको समझ में आ गया होगा अब तक। तो अगर नहीं आया है तो मैं इसका आंसर बता दे रही हूँ आपको। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका अनुकरण विधि। यहाँ पे शिक्षक कह रहा है कि उसको देख के लिखो, तो देख के लिखना या देख के कुछ करना मतलब अनुकरण कर रहा है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका होगा अनुकरण विधि, ठीक है। जो कि अच्छा माफ़ करिएगा, यहाँ पे यह विधि है, शायद ये पूछा गया कि किसके द्वारा विधि दी गई है। तो ये विधि जो दी गई है ये जे कांट के द्वारा दी गई है, ठीक है। लेकिन इसका अगर मैं आंसर करूँ कि यह विधि जो है किससे संबंधित है ना, तो ये विधि जो है ये अनुकरण विधि से संबंधित है। लेकिन अगर अगर देने की बात पूछी गई है, जो कि यहाँ पे लिखा नहीं है, तो आप अनुकरण पे ही जाइएगा। हो सकता है कि वो क्वेश्चन गलत होगा, अगर गलत होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगी, ठीक है, फिर से कंफर्म कर दूंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने। तो 23 जो कह रहा है वो आपसे कह रहा है कि बहुविकल्प सही गलत विषम का चुनाव, युगलीकरण एवं रिक्त स्थान की पूर्ति किस प्रकार के प्रश्नों के बकछेद हैं, है ना, या भेद हैं या छेद हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए लघु उत्तर प्रणाली, ऑप्शन बी निबंधात्मक प्रणाली, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठ सब प्रश्न, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि बहुविकल्प सही गलत विषम का चुनाव, युगलीकरण एवं रिक्त स्थान की पूर्ति किस प्रकार के प्रश्नों के भेद हैं, ठीक है, ये पूछा जा। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा, चलिए नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि लघु उत्तर ये होता है, जो होता है कि 500 शब्दों में इसकी व्याख्या करें या 500 शब्दों में लिखें, ठीक है। निबंधात्मक जो होता है, जो 500 से 1000 या 800 से 1000 शब्दों में इनकी व्याख्या की जाती है। वही वस्तुनिष्ठ की बात करें तो वस्तुनिष्ठ जैसे आपकी परीक्षा हुई वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर मतलब आधारित होगी, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ होगा ये भी, और इसमें जो रिक्त स्थान की पूर्ति सही गलत और जो है ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बहुविकल्पीय जो कि यहाँ पे लिखा है। तो ये आपकी रिक्त स्थान की पूर्ति और सही गलत विषम का चुनाव, गुलीकरण रिक्त स्थान आदि जो है ये वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, ठीक है। वही हम आगे क्वेश्चन पे चलेंगे, जो कि ये देखिए यहाँ भी सी दे रखा है। ऑप्शन नंबर 24 कह रहा है कि व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप से गुग्गा प्रणाली भी कहते हैं। तो व्याकरण शिक्षण प्रणाली किस प्रणाली को विकृत रूप से गुग्गा प्रणाली भी कहते हैं। तो निगमन प्रणाली, ऑप्शन बी है अव्याकृति प्रणाली, ऑप्शन सी है पाठ्य पुस्तक प्रणाली, ऑप्शन डी है आगमन प्रणाली। तो व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रकार की विकृत रूप को, है ना, तो यहाँ पे विकृत रूप को पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सी पाठ्य पुस्तक प्रणाली, ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा, ये देखिए यहाँ भी दे रखा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, जो कि आपके सामने ये रहा। क्या कह रहा है कि नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको जाता है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट पद्धति का व्यापक प्रयोग किसने किया है। तो देखते हैं ऑप्शन इसके। ऑप्शन ए है डीवी और किलपैट्रिक को, ऑप्शन बी है स्टीवेंसन और रिचर्ड्स को, ऑप्शन सी है कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट को, ऑप्शन डी है कार्ल्टन और वाशबर्न को। तो यहाँ पे जो नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का जो श्रेय जाता है वो आपको जाता है कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट को, ठीक है, जो कि प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का मतलब श्रेय जाता है इनको, है ना। तो इनको श्रेय दिया जाता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलते हैं आगे। यहाँ भी क्वेश्चन नंबर सी ही दे रखा है। क्वेश्चन इतने ही थे, मैंने थोड़ा सा जल्दी कराने की कोशिश की, क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाती है तो बोर भी होने लगते हैं, और जो है मतलब और समझ में भी आना बंद हो जाता है, क्योंकि दिमाग इंसान का दिमाग कुछ ही
मिनट या घंटों के लिए ही काम करता है, तो फर्जी की बोरिंग क्लास कराने का कोई मतलब नहीं है। और इसी तरह अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और इसी तरह मैं क्वेश्चन कोशिश करूँगी कि थोड़े थोड़े PYQs आपको करवाती रहूँ। और कमेंट करके बताइएगा कि मतलब क्लास पसंद आ रही कि नहीं आ रही है, और इसको आगे जारी रखूँ कि नहीं रखूँ। और जो है CTP की तो आती रहेंगी क्लासें, लेकिन मैंने सोचा कि हिंदी भी आपको साथ साथ करवा दी जाए। और देखती हूँ अगर SST की भी हो पाएगी क्लास तो मैं करवा दूँगी, ठीक है। तो क्योंकि PYQs ही करवा पाऊँगी, क्योंकि अभी समय जो है वो ज़्यादा बचा नहीं है। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ या नई क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।